हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 इसके अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम डिटेल के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले कुछ डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करनी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम की। 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम मुझे लगता है अभी तक का डिफ़िकल्ट लेवल रहा है इसका। अगर हम पेपर 1 को कंपैरिजन करें, पेपर 1 का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था दिस ईयर, तो मुझे लगता है कट ऑफ वुड बी लेस देन 100। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि गेस है कि 100 से नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार लोगों की यही मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या होगी। मुझे लगता है कि 100 से लेस रहेगी, 95 के आसपास रह सकती है, 95 और 100 के बीच में, या फिर 95 से 105 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 जो है इस साल मुश्किल नहीं था, लेकिन अबव एवरेज था। इसमें कुछ चीज़ें जो मुश्किल थी वो बिल्कुल वो है कॉम्प्रीहेंशन। पेपर 2 की अगर हम बात करें, कॉम्प्रीहेंशन इसके अंदर मुश्किल था, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन बाकी अगर हम एस्से की बात करें, आर्ग्यूमेंट की बात करें, तो ये जो टॉपिक थे ये डिफ़िकल्ट नहीं थे गाइस। ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं थे, ये टॉपिक जो थे अनएक्सपेक्टेड थे। दीज टॉपिक्स आर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो आप करंट अफेयर्स में फॉलो करते हो, जो आप मैगजीन्स फॉलो करते हो, जो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट दी जाती है, जो आपको यूट्यूब्स पे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, आप लोग सोचते हो कि वही टॉपिक आएंगे, हम उनको वैसे के वैसे उतार के वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यूपीएससी इस साल अगर आप देखो तो ट्रेंड को जो चेंज कर रहा है यूपीएससी, दे हैव डिक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोचिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सिग्निफिकेंस जो है कम करने की कोशिश की है। और अगर आप लोग, ये जो मैं आपको अभी आर्गुमेंट दूंगा कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये दोनों पेपर अगर किसी ने खुद से तैयारी की होगी, खुद के अंदर वैल्यू डालने की कोशिश की होगी, सपोज पेपर 2 में किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी है, पेपर 2 में किसी ने ये सोचा है कि कीवर्ड को देखते हुए हम कैसे पूरे ऐसे को लिख सकते हैं, अगर पेपर 1 में किसी ने बुक्स को फॉलो किया है रादर देन फॉलोइंग एनी नोट्स, एनी सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक यू हैव अप्रोच्ड, और ऐसा कोई भी क्लोज ग्रुप जो कि आपको सिर्फ कोई क्वेश्चंस देता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक्स को पकड़ के रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर लो, तो मुझे लगता है कि पेपर 1 भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। हालांकि आपको लगता है कि अभी आप बोल रहे हो सर बाद में तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो। वो जो टॉपिक्स थे वो फंडामेंटल से ही रिलेटेड थे। अब हम चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, अब हम बात करते हैं ग्रामर के क्वेश्चन कैसे रहे हैं इस बार। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो ग्रामर सीरीज हमने चलाई थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, देखिए पूछ लिया गया है, ये टॉपिक भी देख लीजिए पूछ लिया गया है, ये भी पूछ लिया गया है। मुझे पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है और एग्जाम में वही चीज़ें आएंगी। आई नो इस फील्ड में आई एम द बेस्ट, और मैं ये किसी एरोगेंस से नहीं बोल रहा, मैं किसी कॉन्फिडेंस लेवल से ही बोल रहा हूँ। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था वैसे के वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिले हैं, और लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया है दैट आई एम एबल टू स्कोर 19, आई एम एबल टू स्कोर 20, थैंक यू फॉर द सीरीज। जो आपने पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चंस आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेंटेंस जो है रीराइट करना है, और पहली आपके सामने जो स्टेटमेंट है वो है लेट द डोर बी शट। आपको वॉइस चेंज करनी है, यहाँ पे लिखा नहीं गया कि आपको कौन सी वॉइस में चेंज करना है। गिवन जो भी सेंटेंस के अंदर वॉइस होगी उसका उल्टा आपको करना है। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई जब तक नहीं कर पाओगे जब तक वॉइस नहीं चेंज कर पाओगे। देखिए इसमें बी की फॉर्म है ये रही, और शट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या हो गया पैसिव वॉइस। आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव के अंदर। एक्टिव में जब आप कन्वर्ट करते हो तो गिवन सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए द डोर, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन इसका डूअर नहीं है, अंडरस्टैंड। गिवन वर्ब क्या है पैसिव, द डोर इसका क्या है सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है। इसके अंदर जो डूअर है अगर यहाँ पे देखे वो मिसिंग है, वो ऑप्शनल लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता बाय यू तो वो अंडरस्टूड हो जाता कि यू है इसमें जो डूअर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट था यू वो ओमिट कर दिया गया था, हम इसको पिक्चर में ला सकते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है जो गिवन सेंटेंस दिया हुआ है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। वो जो होता है अंडरस्टूड होता है। क्या होता है वो,
इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर और एडवाइस दी जाए और उसमें हम सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर वो क्या होता है, इम्प्लाइड मीनिंग आता है उसका, वो अंडरस्टूड होता है, लिखना ना लिखना वो ज़रूरी नहीं होता। तो इसके अंदर जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे सिंपल क्या आ जाएगा, शट द डोर। हमने द डोर जो इसके अंदर सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर हम लिखना चाहे यहाँ पे यू लिख सकते हैं लेकिन वो अंडरस्टूड है, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। आपको बोला गया कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर पहली बार तो नहीं कहूँगा, कई बार पहले भी पूछा है यूपीएससी ने, सीपीएफ एग्जाम के अंदर भी, सिविल सर्विस के अंदर भी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने को बोला गया है। लेकिन जनरली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आता है, इसमें इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आ गया। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है। देखो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और कंजंक्शन के बाद जो लिखा होता है वो होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, और इससे पहले जो लिखी होती है ये होती है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो रिपोर्टेड वर्ब में जो टोल्ड दिया गया है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सैड टू। ओके, उसके बाद जो आपको दैट कंजंक्शन दिया गया है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, इसकी जगह आपको कोटेशन मार्क यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ही यूज किया गया है। ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ओके, अब मी है और आपको मी का क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस, तो आएगा यहाँ पे आई। अब इसके बाद आप यहाँ पे टेंस देखिए, हैड नॉट गॉन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से आप यहाँ पे हैव लिखोगे, हैव नॉट गॉन। अब कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर देयर लिखा है, यहाँ पे हेयर नहीं आएगा क्या? लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे देयर ही आना चाहिए। क्यों? रीजन बीइंग देयर जो है किसी लोकेशन के बारे में बात की गई है कि आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहां पे नहीं गया। तो ये सब्जेक्ट जो भी स्पीकर है और लिसनर है, ध्यान से सुनना, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर किसी ऐसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो लोकेशन दोनों के रिमोट है, दोनों से दूर है। जब कोई लोकेशन दोनों से दूर है तो वहां पे हम देयर ही यूज करते हैं, हेयर का यूज नहीं करेंगे। तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, देयर। कोई ऐसी लोकेशन जो रिमोट है। तो आपका आंसर बनेगा ही सैड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर। आई थिंक आप लोगों को समझ में जरूर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट ईदर। ये बहुत आसान है, आपको रीराइट करना है सेंटेंस नीदर और नोर से। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर सीरीज आपके सामने लेके आया था जिसके अंदर एज सुन एज, नीदर नोर, डिस्पाइट, इन सभी चीज़ों का आप कैसे यूज कर सकते हो, उसमें से नीदर नोर भी था। और मैंने आपको बताया था नीदर नोर क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से मतलब है अगर नीदर के बाद आप कोई एडजेक्टिव लिखते हो, नोर के बाद भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोई एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। अगर नीदर के बाद आप कोई भी नाउन लिखते हो, नोर के बाद भी आपको कोई नाउन ही लिखना पड़ेगा। अगर नीदर के बाद आप कोई सब्जेक्ट लिखते हो, नोर के बाद भी सब्जेक्ट, नीदर के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट, नीदर के बाद कोई वर्ब लिखते हो, नोर के बाद भी आपको वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं गिवन सेंटेंस देखिए, ही हैड नॉट रेड द बुक, कोमा, ही हैड नॉट सीन इट ईदर। अब नीदर और नोर को आपको यूज करना है। जब आप इसको लिखोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए नीदर के बाद जो भी आप चीज लिखो वो नोर के बाद लिखनी जरूरी है। इसको एक तरीके से नहीं, इसको 3 तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे एक ही तरीका शेयर करूंगा। जैसे जो तरीका मैंने यूज किया है जो कि सुपरफ्लुअस नहीं होता, मतलब जिसमें रिपीटेडली कोई चीज बार बार नहीं आ रही होती, वो तरीका सबसे बेस्ट होता है। एक तरीका जो होता है वो ये है, ही हैड नीदर रेड द बुक नोर सीन इट। अब मैंने नीदर के बाद क्या लिखा, वर्ब, और नोर के बाद भी मैं क्या लिखा, वर्ब। तो इससे क्या पता लगा, नीदर रेड द बुक एंड नोर सीन इट। तो मैंने इसका ऐसे यूज कर लिया। लेकिन आप लोग अगर ऐसा चाहते हो, नीदर ही हैड रीड द बुक, ओके, उसके बाद फिर नोर ही हैड सीन इट, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें इंक्रीज हो गए। तो बेस्ट जो तरीका होगा वो ये होगा जिसमें सुपरफ्लुअस चीजें ना लगे, जिसमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज ना हो।
कंडेंसिंग हो जिसके अंदर, तो उसको और भी ज़्यादा कंडेंसिंग बनाने के लिए, कुछ ऐसा कंसाइज स्टेटमेंट देने के लिए हमने ये यूज़ किया, जिसमें हमने क्या किया है, ही हैड, ही के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है, नीदर के बाद मेन वर्ब यूज़ कर ली और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया द बुक, नोर के बाद हमने मेन वर्ब यूज़ कर ली सीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया इट, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही डैश डू इट फॉर द लास्ट 2 days। आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। कौन सी वर्ब की? जो कि ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? डू। अब डू की कौन सी फॉर्म आएगी इसके अंदर? देखिए इसमें आपको एक हिंट दिया होता है जहां पे आपको प्रेपोजिशन दी होती है। सपोज फॉर, देखिए फॉर एक कंजंक्शन भी होता है, फॉर एक प्रेपोजिशन भी होती है। जब वो कंजंक्शन होता है 2 क्लोज को जोड़ता है। यहाँ पे दूसरी क्लोज तो है नहीं। क्लोज क्या होती है? जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो ये है क्या? ये एक ऑब्जेक्ट है। जब ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगी? फॉर प्रेपोजिशन होगी। और फॉर क्या होती है? ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। जब वो एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है, ध्यान से सुन लो, फॉर एक कंजंक्शन भी होता है, फॉर एक प्रेपोजिशन भी होता है। जब वो कंजंक्शन यूज होता है तो फॉर 2 क्लोज को जोड़ता है, क्लोज नंबर 1 को क्लोज नंबर 2 से। जब वो प्रेपोजिशन होता है तो वो एक प्रेपोजिशन टाइम होती है जो कि किसी ड्यूरेशन को बताती है। अब देखिए इसके अंदर फॉर द लास्ट 2 days, ये एक ड्यूरेशन को बता रही है 2 दिन से। अगर कोई चीज़ 2 दिन से की जा रही हो तो उसके अंदर कुछ कंप्लीशन होगा या नहीं होगा? टाइम का तो कंप्लीशन होगा उसके अंदर टाइम का कंप्लीशन होगा, उसके अंदर एक्शन का कंप्लीशन होगा। और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज ही क्यों करते हैं? जिसके अंदर कोई चीज़ कंप्लीट हो गई हो या तो कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, इसीलिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया क्योंकि वो चीज अभी भी एक्टिव है कि ही डैश इट फॉर द लास्ट 2 days। वो 2 दिनों से इसको कर रहा है और अभी भी कर रहा है। तो कोई एक्शन 2 दिनों के लिए कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो अभी भी जारी है। तो कुछ हम इसमें पार्शियल कंप्लीशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करेंगे प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। ही हैज बीन डूइंग इट। देखिए ही हैज बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 days। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बीन कैसे आया है, बीन इसलिए आया है क्योंकि मुझे जब भी परफेक्ट टेंस बनाना होता है तो मुझे हैव के साथ, मतलब हैव की फॉर्म के साथ मुझे थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, जो कि मैंने कर ली। हैव की फॉर्म यहाँ पे क्या है? हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? बीन। लेकिन कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ती है। अब बी की फॉर्म कौन सी होगी? बीन हो गई। आईएनजी फॉर्म कौन सी यूज होगी? डूइंग। समझ गए? तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, हैव की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये इतना क्या सेटिस्फाई करेगा? परफेक्ट टेंस। और बीन प्लस डूइंग ये क्या सेटिस्फाई करेगा? हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट। ये आपको चेंज करना है नेगेटिव के अंदर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आई थिंक ऐसे हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। मोर देन 10 क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड इन दैट, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर हमने ये देखा था कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करोगे। और आप लोगों के बहुत सारे डाउट भी आए थे उसमें, मुझे याद है। अब इसके अंदर देखिए हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, नेगेटिव के अंदर मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं नोट तो यूज करना ही पड़ेगा और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप लिखिए हिज ब्रदर इज नॉट लेस इंटेलिजेंट, और इस हाँ ये लिख सकते हो आप, हिज ब्रदर इज नॉट लेस इंटेलिजेंट। अगर आप ऐसे लिखोगे हिज ब्रदर इज नॉट लेस इंटेलिजेंट तो ये एक ही मीनिंग कन्वे करेगा कि उसका जो भाई है वो कम इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ मीनिंग ये आता है अगर वो कम इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका मतलब या तो वो इक्वली इंटेलिजेंट होगा या फिर क्या होगा, वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। उसका जो भाई होगा या तो वो इक्वली इंटेलिजेंट होगा या फिर उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो ये केस होगा इस वाले के साथ, हिज ब्रदर इज नॉट लेस इंटेलिजेंट, ईदर दैट ब्रदर मे बी इक्वली इंटेलिजेंट और मे बी मोर इंटेलिजेंट। तो इससे ये मतलब आ रहा है, तो हमारा एक मतलब तो इससे मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। देखिए गिवन सेंटेंस में हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हिम, ओके, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो मैंने उसको क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया, हिम को ही कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी वही केस आ रहा है कि या तो वो अपने भाई के जितना ही इंटेलिजेंट है या उससे कम इंटेलिजेंट है। तो दोनों ही तरीके सही हैं लिखने के, आप इसको लिख सकते हो,
राइट। एक तरीका और है जो कि मुझे कैंडिडेट ने भेजा था पर्सनली, आई थिंक अमित ने भेजा था, वो तरीका भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। आपको इंसर्ट करनी है करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज सिटिंग मतलब कोई ना कोई एक्शन जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है। इज सिटिंग ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रपोजिशन इसके अंदर इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अब ट्री की शेड के नीचे, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या तो आप अंडर लिखना चाहो या फिर इन लिखना चाहो, दोनों ही ठीक है, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री और इन द शेड ऑफ अ ट्री। अगर बेस्ट तरीका जो होगा आप इसमें इन लिख दीजिए, लेकिन अंडर भी ठीक है इसके अंदर। कुछ अल्टरनेटिव ये है, जैसे अंडर और बीनीथ कुड वर्क इफ रेफरिंग डायरेक्टली टू द ट्री, बट इन इज मोर अप्रोप्रिएट वेयर स्पेसिफिकली मेंशनिंग द शेड, जिसमें हम पर्टिकुलर शेड की बात करें। लेकिन अंडर और बीनीथ जब होगा जब हम सरफेस के नीचे हों। अंडरस्टैंड, ये सरफेस है, इस सरफेस से नीचे कोई गुफा बनाई जा रही है, जैसे हमास ने बना रखी है टनल, सो दैट इज अंडर द ग्राउंड, दैट इज बीनीथ द ग्राउंड। कोई ऐसी केव टनल तो बीनीथ। अगर हम ट्री के नीचे घुस जाए, मतलब कैसे ना कैसे करके सुरंग बना के, तो वहाँ पे बीनीथ जो है ये प्रपोजिशन काम करेगी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके अंदर इन ही है। ओके, इन इज मोर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन नॉट डिफीट हिज एनिमीज। इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखो। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फुल स्टॉप, ही कैन नॉट डिफीट हिज एनिमीज अगेन फुल स्टॉप। दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एनफ। एनफ क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। अब ध्यान से देखो, जब भी आप सेंटेंस के अंदर एनफ यूज करते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर, उसमें एडजेक्टिव होता है, फिर एनफ एडवर्ब होता है, फिर एक इन्फिनेटिव फ्रेज होती है। ओके, एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, एनफ लिखना पड़ता है, और फिर एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिखनी पड़ती है। एडजेक्टिव इसके अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग। एनफ फिर हमें लिखना पड़ेगा। इन्फिनेटिव फ्रेज हम क्या करेंगे? डिफीट इज एनिमीज, जो सेकंड हमने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को हम इन्फिनेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हमारा ये वाला आइडिया इस वाले आइडिया से कनेक्ट हो जाएगा। ये एनफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने किए थे, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज में किए थे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर के कंबाइन 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनफ। इस बार हमें ये देखने को मिला है जो ट्रेडिशनल तरीका था जो ग्रामर पूछने का सीएपीएफ में, वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा। वो सिविल सर्विस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा ही इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। एनफ हमने लिख दिया, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव लिख दिया टू डिफीट। टू डिफीट क्या होता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है जो कि एक इन्फिनेटिव है, तो हमने ही कैन डिफीट हिज एनिमीज को इन्फिनेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा आपका आंसर, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट हिज एनिमीज। राइट, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट हिज एनिमीज, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। 2 क्वेश्चन आए इस बार प्रेपोजिशन के। ग्रामर 3.0 कोर्स के अंदर प्रेपोजिशन की डेडिकेटेड एक पीडीएफ मैंने आपको दी थी, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा प्रेपोजिशन थी। माय गाइस, 150 थी या 96 या फिर 100 ऐसी प्रेपोजिशन के क्वेश्चन थे, जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंदर, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर, प्लस ओडिशा पब्लिक सर्विस और स्टेट जो कमीशंस होती हैं उनके जो क्वेश्चंस मैंने उठा के आप लोगों को दिए थे, उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी प्रपोजिशन बहुत ही ज़्यादा सोल्व की हुई थी, और उनके मैंने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं किया, आप लोगों का हार्ड लक है, वो उन लोगों के लिए जिसने वो पर्टिकुलर कोर्स जो है ज्वाइन किया था। बाकी जो सीरीज़ मैंने चलाई थी उसके अंदर शायद मैंने प्रपोजिशन का टॉपिक नहीं टच किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कैट जम्प्ड। जम्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डैश द फेंस, फेंस कोई ना कोई फेंस है, अब जम्प्ड ओवर ही होगा ना, उसके ऊपर से कूदेगी वो, तो ओवर प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन। सेंटेंस आपको रीराइट करना है, चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब। इसके अंदर कोई एडजेक्टिव है उसको एडवर्ब में बदलना है। देखिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछ, व्हाट काइंड ऑफ से जब आप क्वेश्चन करोगे आपका आंसर आएगा।
क्या, एडजेक्टिव। जैसे ही आप, ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी हैं। चलिए, ही गेव अ मोडेस्ट आंसर। अगर मैं क्वेश्चन करूं व्हाट काइंड ऑफ आंसर, आंसर आएगा मोडेस्ट, और वो क्या होगा, एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करते ही आपका जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए लास्ट में ly लगाते हैं। अब मोडेस्ट को मोडेस्टली कर लेंगे हम, राइट, मोडेस्टली। और मोडेस्टली एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, वर्ब के पास। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ही आंसर्ड द क्वेश्चन मोडेस्टली, या तो वर्ब के पास होती है या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस होती है। एंड ऑफ द सेंटेंस ये रहा, मोडेस्टली। ही आंसर्ड द क्वेश्चन हाउ, मोडेस्टली। अगर आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है तो आपको हाउ से क्वेश्चन करना पड़ेगा। किससे, हाउ से। हाउ से क्वेश्चन करोगे तो क्या मिलेगा, एडवर्ब। व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, एडजेक्टिव, राइट। आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैंने क्वेश्चन किया, ही आंसर द क्वेश्चन, हाउ डिड ही आंसर द क्वेश्चन, आंसर आया मोडेस्टली, राइट। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू। देखिए, यूज टू किसी हैबिट को दिखाता है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू, आपको ब्रैकेट दिया गया है, उसके अंदर एक वर्ब है ईट विद चॉपस्टिक्स, और आपको डायरेक्शन दी गई है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए, यूज टू के साथ आप क्या यूज करते हो, जिरंड। पूरा कॉन्सेप्ट है इसके साथ कि यूज टू पे आपको कई जगह आपको जिरंड यूज करना पड़ता है, और कई जगह आपको सिंपल वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। मतलब सिंपल, या फिर कोई मैं बता देता हूँ आपको, बेस फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ती है। ओके, कहीं पे आपको बेस फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ती है और कहीं पे जिरंड यूज़ करना पड़ता है। जब आपको जिरंड यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, वहाँ पे उसका मीनिंग होता है अकस्टम्ड टू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट यूज टू ईट विद चॉपस्टिक्स। आप किसी भी चीज़ से अकस्टम होने में टाइम लग रहा है, अगर वो वाला मीनिंग आ रहा है तो वहाँ पे यूज टू के बाद आप जिरंड लिखोगे। देखिए, आफ्टर द फ्रेज गेट यूज टू, वी यूज द जिरंड फॉर्म द वर्ब प्लस ing, गेट यूज टू इज फॉलोड बाय जिरंड, और यहाँ पे आप ईटिंग का यूज़ करोगे, राइट। हम ये जो स्ट्रक्चर है यूज टू प्लस जिरंड क्यों यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट अडेप्टिंग अ न्यू सिचुएशन, हैबिट और बिहेवियर। जैसे आई एम गेटिंग यूज टू वॉकिंग, शी नीड्स टू गेट यूज टू ड्राइविंग, तो यहाँ पे आपको जिरंड यूज़ करना पड़ता है। अगर आप लोगों को जिरंड यूज़ का पता नहीं, जिरंड होता क्या है, जिरंड वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है, वर्ब की ing फॉर्म, जो कि ऐसे नाउन की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह, नाउन की तरह, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, ये आपको कुछ फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, और ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब मैंने आपको जो शायद 150 PYQs दिए थे, जिसके अंदर CAPF के PYQs थे फ्रेजल वर्ब के, जिसके अंदर सिविल सर्विस के थे, और उसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो फ्रेजल वर्ब थे, सब मैंने आपको दिए। उसमें से सभी के सभी आए हैं, और शायद कुछ थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे गिव वे की तरह जगह गिव अवे लिखा हो तो थोड़ा चेंज हो सकता है, बट लगभग वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गए। इस साल जो है फ्रेजल वर्ब आसान थी, तो यू आर लकी, बट हर बार जो फ्रेजल वर्ब इतनी आसान नहीं आती हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रिंग आउट। इसका मतलब होता है टू रिवील, एम्फसाइज और मेक समथिंग मोर अपरेंट। जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे टू शो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब ब्रिंग आउट, तो आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है जिससे उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग वहाँ पे पता चल सके। सॉरी, अगर आप लोग समझ रहे हो कि वहाँ पे हमें डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग लिख के आना, जैसे टू रिवील और एम्फसाइज, नहीं, ये आपको लिखना भी नहीं है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक सेंटेंस लिखना है जिससे उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता चल सके। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, द डायरेक्टर्स न्यू फिल्म ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिए, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चेंज नहीं करना है, चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। आपको गिवन फ्रेज का क्या है, जो गिवन फ्रेज है आपको वो चेंज नहीं करनी है, राइट। फॉर्म चेंज नहीं करनी है। इसके अंदर आप बोलोगे सर इसके अंदर जो ब्रिंग्स है वो तो फॉर्म चेंज होगी, ब्रिंग्स आउट का ब्रिंग्स कर दिया हमने, लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट है डायरेक्टर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं, बस इतना ही चेंज किया, मैंने इसका टेंस चेंज नहीं किया है। तो डायरेक्टर्स न्यू फिल्म ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। गिव वे, देखिए, टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग, गिव वे। नीदर साइड वॉज विलिंग टू गिव वे ऑन द की इशूज लीडिंग टू अ स्टेलमेट इन टॉक्स। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को एग्जामिन करना केयरफुली। सेंटेंस देखिए, द पुलिस आर गोइंग टू लुक इनटू द मिस्ट्रीज
डिसअपियरेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट, कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट है जो कि गुम हो गया है मिस्टीरियसली और पुलिस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गेट अलोंग, इसका मतलब है टू हैव ए हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन। सेंटेंस बनेगा डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द रूममेट्स मैनेज टू गेट अलोंग वेल, राइट। ब्रिंग अबाउट देखते हैं, टू कोज समथिंग टू हैपन और टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट। ब्रिंग आउट का ये मतलब है टू कोज समथिंग टू हैपन और प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट। सेंटेंस देखिए, न्यू पॉलिसीज एम टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके अंदर आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं, अननेसेसरी नहीं। ओके, ही वॉकड 1.5 आवर। देखिए वॉकड जो है ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर है। वॉकड जो है अगर आप देखोगे इस वर्ब के बाद जो लिखा गया सब्जेक्ट जो है ये 1.5 आवर, ये टाइम है। और ये वॉक वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वॉक वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? वॉक वर्ब जो है इनट्रांजिटिव है, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना है उससे पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन आपको लिखनी पड़ेगी माय डियर। क्या लिखनी पड़ेगी? प्रेपोजिशन। 1.5 आवर, ये क्या ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? 4। ओके, तो दो चीजें याद आई इसके अंदर। वॉक वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। कोई ऑब्जेक्ट लिखना है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो है ऑब्जेक्ट, ये एक ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को हम 4 के बाद लिखेंगे, जो 4 जो होती है प्रेपोजिशन ऑफ अ ड्यूरेशन होती है, प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट इज ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स। देखिए ही इज ऑलवेज रेडी, इज जो होगी लिंकिंग वर्ब होगी, रेडी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है ही का। और टू पिक अप क्वारल्स ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। टू पिक क्या हो गया? इन्फिनिटिव, राइट। इसके अंदर एक चीज है, ये जो अप लिखी है ये जरूरी नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वारल्स। अप की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है पिकअप इज नॉट टिपिकली यूज विद क्वारल्स। ओके, पिकअप क्वारल्स, तो यहाँ पे हम अप को रिमूव कर देंगे। पिक क्वारल्स जो कि एक खुद इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है स्टार्ट आर्गुमेंट और डिस्प्यूट्स। यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड्स का यूज किया गया था, अप का वो हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर। ऑर्डर वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इससे पहले जो वॉक वर्ब थी कैसी वर्ब थी? इनट्रांजिटिव। लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है ऑर्डर, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप क्या लिखते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो, कोई प्रपोजिशन बीच में नहीं आएगी। ओके, आई हैव ऑर्डर्ड डिनर्स, लेकिन ये प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल तो हमें चाहिए नहीं, इतने कितने डिनर्स आपने ऑर्डर कर दिए। अगर सपोज कीजिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि बहुत सारे बाराती आए हैं और 50 बाराती हैं, 100 बाराती हैं, उनके लिए सबके लिए डिनर आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल डिनर्स यू हैव ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन डिनर एक ही है तो वहाँ पे आप सिंगल उसको यूज़ कीजिए, आई हैव ऑर्डर्ड डिनर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। देखिए लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स शायद क्या होगा, सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसकी एक ही होती है। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो है सिंगुलर प्लूरल इसका अलग होता है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके अंदर गलती क्या है वो देखिए। अबाउट, गलती इसके अंदर क्या है? अबाउट। यहाँ पे अबाउट प्रेपोजिशन चाहिए नहीं। लेट्स डिस्कस व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर। डिस्कस के बाद आप क्या करोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दोगे, प्रपोजिशन, राइट। तो डिस्कस इम्प्लाइड अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। डिस्कस आप मानो तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब मान सकते हो जिसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेट्स डिस्कस व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स, तो अबाउट इसमें हटा दोगे, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। वन क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोनाउन और इम्पर्सनल होता है। इसके अंदर आप बता नहीं सकते ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ही शी, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। इम्पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन यूनिवर्सल है, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल भी है, इम्पर्सनल भी है। सो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। जब आपने यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोनाउन यूज़ किया है तो बाद में आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्यों यूज़ किया है? या तो आप जिस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप वन यूज़ करते हो तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर लगभग अगर उसी की बात कर रहे हो आप तो वहाँ पे वन ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो आप ही ड्रॉप करोगे और यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वन व्हाट वन सेज, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर, दिस इज़ ऑल।
ग्रामर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम पेपर 2 को ईच एंड एवरी एस्से से हम क्या करेंगे, पेपर 2 को विल ट्राई टू डिस्कस एस्से, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो बता देना, और जल्दी ही हम पेपर 2 के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। इफ़ एनीबडी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, सच में किसी को वैल्यू ऐड करनी है अपने लाइफ के अंदर, इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 2, इररिस्पेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको अपनी डिपेंडेंसी किसी नोट्स से हटानी हो, notes, if you want to remove any dependency out of notes, so you can be a part of that journey. Plus you should become a part of paper 2 telegram group, जिसमें एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है जिसकी फीस है 777, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर वही न्यूज़ शेयर की जाती हैं डेली, ओनली दोज न्यूज़ जो कि रेलिवेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, CAPF के लिए। आई कुड हैव शेयर्ड सम ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, लेकिन मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ आपके सामने। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कुछ भी करो, 8930919491, इस पर आप कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और कांटेक्ट में रहिए। जल्दी ही हम क्या करेंगे, पेपर 2 के लिए हम बहुत सारे तरीके से हम नया बैच लॉन्च करेंगे और मोस्ट एडवांस्ड होगा, क्योंकि हर साल जो हम करते हैं वो लोग जो बाकी लोग कर रहे हैं वो 10 साल पीछे है, जो सब्जेक्ट आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं बहुत पीछे है, हम जो है कर रहे हैं वो बहुत एडवांस है। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर 2 की प्रिपरेशन में। दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू।